Hello everyone, this is Dipen Shah, Certified Financial Planner and working as a Wealth Manager at Uppercrest Wealth Private Limited. Today with us Mr. Manish Shah. He is the co-founder and Director Private Wealth at Uppercrest Wealth Private Limited. He is also a co-fund manager of our own PMS, that is Uppercrest Wealth Fund and Uppercrest Growth Fund. He has 25 years plus dynamic experience in the field of Indian equities, designing the investment strategies and distributing various financial products to our Ultra HNI clients and HNI clients. So as a financial planner and investment advisor, we have to cater our clients in each and every phase of the market. So currently the market is too volatile and there is strong uncertainty in the market. So clients के माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि where to invest, when to invest, market यहाँ से कहाँ जाएगा. So yes, so we thought कि let's discuss the same and yes, now it's up to you. हाँ दिपेन, थैंक्स एंड ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को बुल रन में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स आर बिजी राइडिंग दी यू कैन से जॉय बट whenever the volatile period starts, investors have lots and lots of questions and that is what we have you can seen and witnessed whenever we interact with the investors. सो वही जर्नी को हमारा ये ट्राई है, हमारा ये प्रयास है इसके थ्रू कि हम ये जो हमारा संवाद है वो इन्वेस्टर्स इसको सुने और देयर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर यू कैन से एड्रेस्ड. The first question is, market has given very good returns in last 2 years, so that is post COVID time. But since last 6 to 8 months, market is under strong pressure, right? All good quality stocks went down by 40-50%. निफ्टी 18,600 से अभी 15,700 आ गया है और सेंसेक्स 62,250 से 52,800 आ गया है. सो ऑलमोस्ट 15 से 16% का ड्रॉ डाउन आ गया है. सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? फाइन दीपेन, लास्ट 2 सालों में इक्विटी मार्केट्स ने फैबुलस रिटर्न्स दिए. ये अभी हम सभी ने देखा, विटनेस किया और इसके हमने मजे भी लिए. बट लास्ट 3-4 महीनों से मार्केट्स कुछ बम्पी राइड दे रहा है और मार्केट अभी जो है वो इंटरनेशनल मैक्रोस पर रिएक्ट कर रहा है. आइए समझते हैं कि ये इंटरनेशनल मैक्रोस क्या क्या है. एक यूएस इन्फ्लेशन जो कि 40 सालों के टॉप पर माने कि करीबन 8.6 आ चुका है, जो कि एक कंसर्निंग और अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है. दूसरा, मार्केट में सप्लाई चेन डिसरप्शन 2 चीज़ों की वजह से ज़्यादातर कॉज हुए हैं. एक है रशिया यूक्रेन का वॉर और दूसरा चाइना में कोविड की वजह से लॉकडाउन. तीसरा, यूएस फेड ने अपना हॉकी स्टैंस ऑलरेडी बना चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट कल जो मीटिंग है, मान के कल 15 जून बुधवार को जो मीटिंग है उसके अंदर करीबन 75 बेसिस पॉइंट का 2 राइज या तो 50 बेसिस पॉइंट का 4 राइज शेड्यूल्ड मैनर में अनाउंस कर सकते हैं. चौथा फैक्टर, इंडिया का जो रिजर्व बैंक है वो ऑलरेडी 90 बेसिस पॉइंट का रिपो रेट हाइक कर चुका है इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन. यही चीजों की वजह से ग्लोबल का ग्रोथ कंसर्न जो है वो ज़्यादातर रेटिंग एजेंसीज कट कर चुके हैं और ग्लोबल अर्निंग ग्रोथ फोरकास्ट भी है वो कट हो चुका है. इंडियन मार्केट्स ने पूरे ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है. वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस यू कैन से इज द इंडियन मार्केट सिंस लास्ट 6-8 मंथ्स. यस, एंड ब्राजील, इंडोनेशिया और यूके जो है वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में, भले नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस में है. इसके अलावा FIIs ने इंडिया के अंदर लगभग लास्ट 12 महीनों के अंदर 2 लाख करोड़ का इक्विटी बिकवाली किया हुआ है. उसके सामने DIIs ने लगभग 1.5 लाख करोड़ लिया भी है. इसके अलावा लगभग $40 बिलियन जितना बड़ा अमाउंट एक नए ऑल्टरनेट एसेट क्लास माने कि स्टार्टअप इकोसिस्टम और क्रिप्टो करेंसी में जा चुका है. क्रूड ऑलरेडी $120 पर यू कैन से होवर हो रहा है, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड प्राइस इवेंट है.
और इंडिया जैसे क्रूड इंपोर्टिंग देशों के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ऐसे कंडीशन के अंदर दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक जो हैं वो लिक्विडिटी वापस खींचने की बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज समथिंग एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट फॉर एवरीबडी, जो कि सभी को पेन दे रहा है। हम ज्यादातर देख रहे हैं अनाउंसमेंट्स के अंदर रिक्रूटमेंट्स भी ज्यादातर स्टॉप हो चुके हैं, और स्टार्टअप्स में तो स्टाफ का छटनी और ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यूएस मार्केट अब तक करीबन 20 से 22% तक का करेक्शन दे चुका है। नास्डेक करीबन 27 से लेके 29% तक करेक्शन दे चुका है, और इंडिया लगभग 14 से 16% तक का इक्विटी करेक्शन दे चुका है। सो टू सम इट अप, आई वुड से इंटरनेशनल मैक्रोज आर लुकिंग वेरी बैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड you can say these macros are extremely weak. Okay, fine. Yes sir, so as per you, international macros are affecting market very negatively. सभी negative factors अभी तो दिख रहे हैं हमें market में. So can we expect any strong recovery, or you can say a good trend reversal in the market in near term? As per you, Sensex को वापस अगर all time high touch करना होगा, so कितना time लगेगा? हाँ दिव्य, so आगे हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुका है। स्टॉक मार्केट का ये खूबी है कि जो कुछ भी फैक्टर्स या चीज़ों दिखाई देती हैं उसको वो इमीडिएटली प्राइसिंग करने का ट्राई करता है, और वो हमेशा एडवांस में प्राइसिंग करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो जो कुछ भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए वो उसका इफेक्ट मार्केट में ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुका है। यूएस बॉन्ड यील्ड जो कि 3% तक रैली कर गए थे वो अभी कूल डाउन हो रहे हैं। यूएस इन्फ्लेशन जो कि अभी टॉप पर 8.6% जो कि 40 साल का हाई है वहां पर होवर कर रहा है। चाइना लॉकडाउन जो कि नॉर्मलाइज करने की शुरुआत कर चुका है। वैल्यूएशंस हमें रीजनेबल लग रहे हैं, और डाउनग्रेड के बाद का अर्निंग ग्रोथ स्टेबलाइज हो रहा है। Compared to the US and the world, India is looking good. खास करके कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इंडिया में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही। जीएसटी कलेक्शंस आर रियली हेल्दी, एंड आईआईपी एंड पीएमआई डेटा आर रियली गुड। इंडिया में अब तक लास्ट 2 सालों में हम ये देख रहे थे कि प्राइसेस ऊपर जा रहे थे और अर्निंग्स जो है वो साइडवेज थे। आने वाले 1 से 1.5 साल तक हम ये देखेंगे कि प्राइसेस यहीं रहेंगे या तो थोड़े से नीचे जाएंगे, और अर्निंग्स वुड गो अप, राइट। सो आने वाले सालों में आने वाले साल में ये जो कि कंसोलिडेशन का साल रहेगा, हम लोग इजी लिक्विडिटी से टाइट लिक्विडिटी की ओर मूव कर रहे हैं। दूसरा, लो इंटरेस्ट रेट से हाई इंटरेस्ट रेट की ओर मूव कर रहे हैं। इसी वजह से एफआईआईज या इंस्टीट्यूशनल पैसा जो है वो इक्विटी से डेट की ओर मूव कर रहा है, और बेसिकली ये जो प्रोसेस है उसके अंदर पीई रेशियो जो हम बोलते हैं वो नॉर्मलाइज होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सो नेक्स्ट 3-4 सालों में जो अर्निंग का एस्टिमेट जो है वो करीबन 13-14% का है। मार्केट यहाँ से आने वाले 2 से 4 महीनों के अंदर बॉटम बना सकता है, और ये हमारा मानना है कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट इतना जल्दी से नहीं बढ़ेगा। मार्केट्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी सिलेक्टिव, और अक्रॉस द बोर्ड मार्केट बढ़ेगा नहीं। सो गोइंग फॉरवर्ड इट इज गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट्स मार्केट, एंड आने वाले साल में मार्केट अपना पीई कंसोलिडेशन जो हम बोल रहे हैं वो खत्म करेगा, और उसके बाद में ही हम मार्केट का कोई नया हाई देख पाएंगे। ओके, सो जो लास्ट 2 इयर्स में जो ओवरऑल रैली आई थी मार्केट में वैसे नहीं होगा। सो नाउ ओनली द क्वालिटी स्टॉक्स एंड द सिलेक्टिव स्टॉक्स वही बढ़ेंगे एज पर जी। ओके, so overall earning story, and you can say the structural story of India and other things that are all intact. It is not being damaged. So आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इजीली एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में अवेलेबल है।
So there are various applications, softwares and Telegram और YouTube की वजह से तो बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो खुद ही मैनेज करते, सो सभी फंड मैनेजर बन गए since last 2 years. So nothing wrong in that, but now they are struggling with to generate a good decent returns. Right. So what's your advice to them? और बहुत सारे youngsters भी मार्केट में नए हैं, so youth आ गया मार्केट में, so what's your advice to them? फाइन. सो डिपेंड, इक्विटी मार्केट्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना वो कोई नई बात नहीं है. नए एप्स, सॉफ्टवेयर्स, वीडियोस, वेबसाइट्स या कोई भी यूटिलिटीज के आने से इन्वेस्टर को और भी एक अच्छा नॉलेज शेयरिंग मिल जाता है. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और इसके जरिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का हमारा उद्देश्य है, उसके लिए एक बहुत हाई डिग्री ऑफ इमोशनल बैलेंस और सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है, जो कि कोई वेबसाइट, कोई यूटिलिटी नहीं सिखा सकता. ये क्वालिटीज एक अच्छे ऑब्जर्वेशन और यह ऑब्जर्वेशन को वर्किंग रूल्स बना के उसको मास्टर करके किया जा सकता है. सो एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर अगर यही दोनों चीजों को अमल में ला सकता है तो वो डेफिनेटली खुद भी फंड मैनेजर की तरह एक कंसिस्टेंट रिटर्न जरूर बना सकते हैं. Okay, fine. So in continuation with the previous question, we Indians are always, you can say, very cost conscious, right? So when it comes to pay fees or services to expert or any advice, so they are very cost conscious कि मैं why should I pay this? Because अगर ये मुझे फ्री में मिल रहा है, so why should I pay this? So how can we justify our fees and charges to them? So you can say DIY versus professional management. So yeah. हाँ दिव्य, सो ये क्वेश्चन का जवाब मैं सेल्फ ड्राइव में कार ड्राइव करना पसंद करूंगा या सॉफ्टवेयर ड्रिवन पसंद करूंगा, इसके पर निर्भर करता है. सो इट डिपेंड्स. अगर कस्टमर के पास उतना टाइम, उतना डिसिप्लिन और इमोशनल बैलेंस है तो उसे कोई भी फंड मैनेजमेंट फीस देने की ज़रूरत नहीं है. अगर इन्वेस्टर ये नहीं कर सकते तो कोई भी क्वालिटी फंड मैनेजर की सर्विसेज का चार्ज देना ही उसके लिए एडवाइजेबल है. Okay. So yes, so it's up to you how balanced you are or how knowledgeable you are, because markets में return से ज़्यादा patience and balance, consistency. Okay, sir. So now it's direct question to our PMS. So in India, there are around 130 PMS providers having 250 plus different strategies, right? And lots of CBRIs are there running their own model funds, equity funds. So what is unique about Upper Crust Wealth Fund in comparison with different peers in the market? Fine. So I would say fund management expertise of UCW can be seen with the experienced equity research guys and professionals it has. जैसे कि our fund manager Mr. Kaushik Mohan, who has got around 10 years of experience. I myself am involved with the capital markets for more than 27-28 years. One of our you can say promoters, other co-promoters, Suved Nair, has got 26 years of experience. So combined we have a total equity experience of around 50 to 60 years. अगर हम स्ट्रैटेजी का बात करें तो हम सेक्टर या मार्केट एग्नोस्टिक हैं. हमारा जो रिसर्च अप्रोच है वो बॉटम अप है. बेसिकली व्हाट वी लुक फॉर इज अ फ्री कैश फ्लो, द क्वालिटी मैनेजमेंट, or we look for always a good capital allocators as a part, you can say, for the stock to become a part of our portfolio. Post this, we look for a sustainable and strong moat companies. And then these companies need to satisfy the upper crust risk management parameters. And last, what we look for is whether the stock that has to be available at a reasonable valuations, right? Post this, we have to give allocation and conduct the back testing along with the risk parameters in order to come to the final portfolio. So this is something what we have as a unique proposition. Every
portfolio manager have their own, you can say, unique proposition in comparison to the other products. So we also have our own way of, you can say, selecting and allocating the stocks, and probably that is our unique proposition that we are bringing in. Okay. So you have mentioned that moat companies. So can you explain the brief what is moat companies? So moat companies need to have a strong and sustainable moat business proposition. These moat can be in the term of entry barriers to the competitors. There could be some business processes that has been developed by the capabilities of the leader in such a way that these processes cannot be replicated so easily. Okay. Or there can be some licensing procedures, there can be some entry barriers in terms of different ways. So by these, you can see the moat companies continue to be in the leadership position in their segment for number of years coming together. Because ultimately stocks are a game of forward earnings that can be predicted with an accuracy. So with the moat companies, we can predict this accuracy in a much better way. Oh, interesting. Yes. So coming to the next question. So there are lots of products in the market in which the core is equity only. So like mutual funds are there, ETFs are there, PMS, different model funds, etc. So how much allocation or you can say diversification one should consider in their equity portfolios only, or you can suggest कि overall portfolio भी कितना diversify होना चाहिए through the across various products. So Dipen, I would say customer अपनी investing life में दो stages में होता है. One is the gathering the corpus, that is corpus accumulation cycle, and then it comes to a corpus growth cycle. I would say customers who have a total portfolio corpus up to around say 1 crore, they should be using the instruments like mutual funds or ETF or direct stocks in order to build their corpus. Once that corpus is, you can say, already built, and now we are looking forward to growing this particular portfolio, then the self-managed, you can say, direct equity proportion must not go beyond the 10% of your total corpus. Okay. Major portion of the equity portfolio has to be going to the managed equity products such as mutual funds or PMS or AIF, kind of a, you can say, managed products. Okay, understood. So you can say कि आप once 100 रुपये में से 20-30 जितना आप खुद मैनेज कर सकते हैं if you can, बाकी का जितना हो सके when it grows then self management is less and professional management should give higher allocation. Right. Okay, so perfect. So now coming to the next question, how can PMS helps to specific for HNIs and ultra HNIs as compared to mutual funds or any other financial products, and how much return one should expect from PMS, and what is the minimum time frame that one should consider while investing in PMS? Okay. So depend, जैसे जैसे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो AUM और साइज में बढ़ता है, the transparency and the cost becomes a very very important factors. PMS में जैसे जैसे आप कॉर्पस बढ़ाते हैं, there is a tariffs available कि आपका बढ़ते हुए कॉर्पस के साथ आपको reducing tariff मिल जाएगा. Okay. Whereas ये सेम चीज आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलेगा. दूसरा चीज, PMS एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है जहां पर आपका पैसा कौन से स्टॉक में लगा है और आपका चार्जेस क्या है वो आपको मालूम पड़ता है As an investor, एज एन इन्वेस्टर. Whereas म्यूचुअल फंड जो है वो ब्लैक बॉक्स है कि जहां पर आपने क्या स्टॉक्स लिए हैं या आपको क्या चार्जेस लग रहे हैं वो आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है. So in that sense, PMS basically achieves, allows the investor, HNI and ultra HNI, to achieve their investing goals in such a way that professionally managed concentrated portfolios can be constructed at a very reasonable cost. And one should be expecting around 3 to 4% outperformance compared to the benchmark or the peer set mutual funds
given a time frame of 5 years or more. Okay, so 5 years. Okay, sir. So when clients are paying fees, so they expect हर time उनका portfolio positive return देना चाहिए. So वो green ही दिखना चाहिए. So if someone has invested 3-4 months back, then their portfolios might have faced negative returns as of now. So then how can you satisfy your investors' expectations और उनके लिए हमारे पास as a investment advisor क्या आंसर होगा? देखो इसमें दो चीज है, एक कस्टमर बिहेवियर और दूसरा कि हमें राइट सेल्स प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना होगा। ये सभी को मालूम है कि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कस्टमर ने लिया हुआ स्टॉक भी ऊपर जाएगा और फंड मैनेजर ने लिया हुआ स्टॉक भी ऊपर जाएगा, और वाइस वर्सा है तो यू कैन से फंड मैनेजर का लिया हुआ स्टॉक भी नीचे जाएगा और कस्टमर का लिया हुआ स्टॉक भी नीचे जाएगा। बट अगर कस्टमर को ये फेयर एंड क्लियर पिक्चर एट द टाइम ऑफ सेल्स अगर दिया गया है, देन कस्टमर को पीएमएस परफॉर्मेंस या बिहेवियर पे कोई क्वेश्चंस या डाउट्स नहीं होंगे। तो ही हैज टू बी मेड अवेयर दैट विद द सुपीरियर टेक्निक्स ऑफ द फंड मैनेजमेंट हम आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आउट परफॉर्मेंस किसे बताते हैं? आउट परफॉर्मेंस माने कि इन कंपैरिजन विद द बेंचमार्क अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम कम नीचे जाएंगे, या अगर इन टेंडम विद द मार्केट अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम बेंचमार्क से और ऊपर ज्यादा जाएंगे। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि मार्केट नीचे गया और फिर भी हम ऊपर ही ऊपर जाएंगे, ये कभी भी हो नहीं सकता। ये एक इम्पॉसिबल सी क्वेश्चन या यू कैन से सिचुएशन है जो कि इन्वेस्टर अज्यूम कर लेता है, एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड ड्यूरिंग द सेल्स प्रोसेस। तो अगर ये सेल्स प्रोसेस ठीक से किया गया है तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यस सर, सो एज ऑफ नाउ अभी तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी और पिछले एक डेढ़ साल से सो मेनी एक्सपर्ट्स एंड एस इन्वेस्टर्स आर क्लेमिंग दैट दिस अपकमिंग डिकेड विल बी ऑफ एंड फॉर इंडिया। सो लाइक ये 10 साल ना इंडिया ने कभी देखे थे और ना कभी देखेंगे इन नेक्स्ट फ्यूचर। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस एंड ऑन व्हाट फैक्ट्स दे आर क्लेमिंग दिस लाइक दिस डिकेड विल बी फॉर इंडिया ओनली? हाँ दीपेन, मैं खुद भी यही मानता हूँ कि आने वाले जो 10 साल हैं वो कभी इंडियन कैपिटल मार्केट्स ने देखे नहीं होंगे। आई विल बेस माय यू कैन से दिस ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। एक, हम ऑलरेडी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी पर आ चुके हैं। बाय 2026 हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर जाएंगे। ये ऑलरेडी IMF और वर्ल्ड इकोनॉमी ने प्रोजेक्ट कर दिया है। इंडियन इकोनॉमी का जो मेजर पेन था कि कॉर्पोरेट बैड लोन्स और IBC प्रोसेसेस, वो हम ऑलरेडी पार करके आगे निकल चुके हैं। अर्निंग्स और बैलेंस शीट एज ऑफ टुडे आर एक्सट्रीमली हेल्दी। क्रेडिट साइकिल और कैपेक्स साइकिल दोनों ही एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया का जो PLI माने के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान और other incentives in order to promote the local manufacturing as well as the exports, it is already progressing really well. Post COVID पूरी दुनिया ने ये समझ चुका है कि हमें China +1 strategy रखना पड़ेगा, and India is a very rightly placed in order to encash this opportunity. आज के तारीख में इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया के पूरे क्रूड इंपोर्ट के बराबर है, जो कि एक बड़ा ही कंफर्टिंग फैक्टर है। गवर्नमेंट का जो फोकस है आने वाले टाइम के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर या स्टार्टअप्स के ऊपर या हेल्थ केयर के ऊपर, वो एक कंसिस्टेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो कि अल्टीमेटली सभी इंडियन या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कंफर्ट दे रहा है। एंड मेनी मोर क्यूज जो कि मैं इकोनॉमी से ले रहा हूं, आई एम ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट इट इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिकेड। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि हर कोई इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है वो ये अपॉर्चुनिटी का लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर।
वाई? बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है सिलेक्शन, अलोकेशन, रीबैलेंसिंग और एक राइट माइंडसेट विद द स्टॉक्स, वो इंडियन इन्वेस्टर को उसमें फॉलो करना पड़ेगा। सो ये एक लंबा गेम भी है, ये एक डिसिप्लिन गेम भी है और ये एक कंसिस्टेंट गेम भी है, जो कि इन्वेस्टर को किस तरीके से इसको खेलना है वो सीखना पड़ेगा। एंड देन yes, I have no doubt that this is going to be a decade of the Indian economy as well as the Indian capital market. Yeah, because India is the, you can say India is the youngest, largest young youth in the world as of now. Right. So world can't ignore India. और अगर world को grow करना होगा तो India has to be the part of that journey. Definitely. Yeah, true. Okay, so let's say if someone wants to invest a good chunk at once today, so can he or she do that or should wait for some good opportunity, or you can say a good time to buy? So depend. I'm not a believer of timing the markets. So if one is convinced on the long-term fundamentals of the economy or the stock markets or the, you can say, identification of the good companies have been done, one should be starting the investing at least 20 to 40% of the corpus, and balance should be deployed at a regular intervals. ये जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं रेगुलर इंटरवल पे अपना कंट्रीब्यूशन डालता रहूँगा. That is believing in economy and that is believing. मेरे लेने के बाद मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, I should be least concerned with this. And that is something I think each and every one of us needs to understand and you can say practice. So yes, if you have the conviction, then timing doesn't matter. Yeah. Okay. In the long run, timing does not make much difference to your returns as well. So remain invested in good companies, that is buy right and sit tight, and this will make a wealth for almost any of the investors going forward. Perfect. So yes, Manisha, we have covered almost all the questions and you have explained in each and every question in very easy language, so a layman can understand the things very easily. So yes, let's sum up the whole session. I like Manisha's one view that the decade will be definitely for the India, but not everyone will make or will going to make money in this decade. So though the situation is cloudy right now, but don't worry, the sunny days are ahead. And yes, general अगर देखा जाए तो in every bull run, अगर market 20 to 25% correct होता है, so we can consider this as a good buying opportunity or a good entry point. So yes, we definitely consider this as a good entry point, and we will, if we have a strong conviction in India, so we can anytime invest in India. Hope you like this video. So we'll keep posting this type of informative videos and expert se samvad wale sessions frequently. And yes, please like, share and subscribe our YouTube channel. And we are also there in all the social media platforms. You can follow us. So thank you very much.